नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने भारत में खाना ऑर्डर करने का तरीका ही बदल दिया, दीपिंदर गोयल। हाँ, पर आज हम जोमेटो की बैलेंस शीट या आईपीओ के नंबर्स नहीं देखने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम उनके दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास जो जानकारी है वो उनके एक बहुत ही गहरे इंटरव्यू से ली गई है। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि दीपिंदर गोयल आम तौर पर पब्लिक में बात करने से बचते हैं। सही बात है। तो इन स्रोतों से हमें यह समझने का एक मौका मिलता है कि जो व्यक्ति कैमरे के सामने आने से भी घबराता है, वो अरबों डॉलर की कंपनी कैसे चलाता है। और यही आज की हमारी पड़ताल का मकसद भी है। बिल्कुल। ये समझना कि वो कौन सी सोच है, कौन से डर हैं और कौन सी कह सकते हैं जिद है जो जोमेटो जैसी कंपनी के पीछे खड़ी है। हम उस लीडर को जानेंगे जो कहता है कि उसका कोई 10 साल का प्लान नहीं है, फिर भी मार्केट में सबसे आगे है। तो चलिए शुरू कर ले हम। और उनकी कहानी वो किसी स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी से ज्यादा एक व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी लगती है। और ये संघर्ष उनके बचपन से ही शुरू हो गया था। वो बताते हैं कि स्कूल में उन्हें बहुत ज्यादा तंग किया जाता था। अच्छा, किस वजह से? अब वजह थी छोटा कद, सांवला रंग और सबसे बड़ी बात उन्हें हकलाने की समस्या थी। ओहो, ये तो किसी भी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारे सूत्रों में वो ये भी बताते हैं कि बात सिर्फ बच्चों तक ही नहीं थी। हाँ, उनके दोस्तों के माता पिता भी अपने बच्चों को उनसे दूर रहने के लिए कहते थे। सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी। लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती थी वो ये नहीं थी कि लोग उनका मजाक उड़ाते थे। तो फिर क्या थी? ये कि लोग उनकी बात सुनते ही नहीं थे। जैसे ही वो कुछ कहना शुरू करते, लोग या तो उन्हें टोक देते या फिर ध्यान ही नहीं देते। ये महसूस करना कि आपकी आवाज का कोई वजूद ही नहीं है, ये तो किसी का भी आत्मविश्वास तोड़ सकता है। और शायद यहीं से, इसी दर्द से एक बहुत ही अनोखी प्रेरणा ने जन्म लिया। हाँ, वो इंटरव्यू में साफ कहते हैं कि उन्होंने स्टार्टअप इसलिए नहीं शुरू किया कि उन्हें दुनिया बदलनी थी या बहुत पैसा कमाना था। नहीं, उनका शुरुआती मकसद बहुत छोटा और बहुत निजी था। क्या था वो? वो बस ये चाहते थे कि उनका जो करीबी दायरा है, उनके दोस्त, वो उनकी बात को गंभीरता से लें, बस इतना ही। ये बात बहुत कुछ कहती है। इसका मतलब है कि जोमेटो की नींव किसी बड़े बिजनेस आइडिया पर नहीं, बल्कि सुने जाने की एक गहरी इच्छा पर रखी गई थी। बिल्कुल। वो बस एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करते गए, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। और उनकी हकलाने की समस्या, जो बचपन में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो आज भी उनके साथ है। वो कहते हैं कि आज भी उन्हें नर्वस करती है। हाँ, लेकिन अब एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। क्या फर्क? फर्क ये है कि अब उन्हें इस बात से तसल्ली मिलती है कि सफलता के बाद अगर वो हकलाते भी हैं तो लोग इंतजार करेंगे और उनकी बात सुनेंगे। जो सम्मान उन्हें बचपन में नहीं मिला, वो उन्होंने अपने काम से कमाया है। एग्जैक्टली। लेकिन उस अनुभव ने उनके काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे? वो बताते हैं कि उन्होंने पिछले 7-8 सालों में कोई टाउन हॉल मीटिंग नहीं की है। कोई टाउन हॉल नहीं जहां सीईओ पूरी कंपनी को एड्रेस करता है? नहीं, वो अपनी पूरी टीम से लिखित में, मतलब टेक्स्ट के जरिए स्लैक पर बात करते हैं। उनका मानना है कि हकलाने की वजह से उन्हें अपने विचारों को लिखने में ज्यादा स्पष्टता मिली है। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक ऐसी कमजोरी जिसके कारण उन्हें बचपन में सुना नहीं जाता था, उसी ने उन्हें इतना बेहतरीन लेखक बना दिया। जी, कि आज वो बिना बोले ही हजारों लोगों की कंपनी चला रहे हैं। क्या जबरदस्त विरोधाभास है। उनकी सबसे बड़ी कमी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। बिल्कुल। और ये चीज मुझे एक और हैरान करने वाली बात पर लाती है, उनकी प्लानिंग को लेकर सोच। हाँ, कि वो लंबी अवधि की योजनाएं नहीं बनाते। बिल्कुल। वो कहते हैं कि अगर कोई उनसे जोमेटो का 10 साल का विजन पूछेगा तो उन्हें नहीं पता। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। अरबों डॉलर की कंपनी का सीईओ कह रहा है कि उसके पास कोई 10 साल का प्लान नहीं है। उनके हिसाब से ये समय की बर्बादी है। वो अपनी सारी ऊर्जा अगले कुछ दिनों या हफ्तों की समस्याओं को सुलझाने में लगाते हैं। एक तरह से सर्वाइवल मोड वाली मानसिकता है। शायद उनके शुरुआती संघर्षों से ही आई है। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है। बताइए। वो सफलता का काफी श्रेय किस्मत को देते हैं और अक्सर इम्पोस्टर सिंड्रोम महसूस करते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि शायद वो इस सफलता के हकदार नहीं है। हाँ, एक तरफ इतना आत्मविश्वास की पूरी इंडस्ट्री बदल दी और दूसरी तरफ इतना गहरा आत्मसंदेह। और यही जटिल मानसिकता हमें उनके कंपनी चलाने के तरीके में भी दिखती है। हाँ, इस पर आते हैं। वो अपनी टीम से जैसी उम्मीदें रखते हैं वो सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी टीम काम को सिर्फ नौकरी ना समझे, बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा माने।
और ये मालिक वाली सोच या ओनरशिप माइंडसेट जो कॉर्पोरेट दुनिया का एक बड़ा बज़वर्ड है, उसको परखने का उनका तरीका भी बड़ा अनोखा है। क्या तरीका है उनका? क्योंकि हर मैनेजर चाहता है कि टीम में ओनरशिप हो, पर इसे नापना बहुत मुश्किल है। उनका लिटमस टेस्ट बहुत सरल है। वो कहते हैं, सोचिए शुक्रवार शाम के 6 बजे हैं, आप घर जाने वाले हैं और तभी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जिसे ठीक करने में 2 घंटे लगेंगे। ठीक है। अब यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहता है ठीक है, इसे सोमवार को देखेंगे, और दूसरा वो जो कहता है नहीं, इसे अभी ठीक करना होगा। गोयल के लिए जो दूसरा व्यक्ति है वही मालिक की तरह सोच रहा है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हर किसी के लिए संभव है? क्या इससे बर्नआउट का खतरा नहीं पड़ता? ये सवाल बिल्कुल जायज है और यही उनकी लीडरशिप का, कह सकते हैं, विवादास्पद पहलू है। इसी सोच के चलते ज़ोमैटो में कोई तिमाही या वार्षिक लक्ष्य नहीं होते। हाँ, उनका मानना है कि टारगेट देने से लोग बस उस टारगेट को पूरा करने जितना ही काम करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग बिना किसी सीमा के अपना बेस्ट दें। इस कल्चर की असली परीक्षा तो महामारी के दौरान हुई होगी, जब सब कुछ बंद था। बिल्कुल। एक समय ऐसा आया जब कंपनी के पास खर्च चलाने के लिए सिर्फ 45 दिनों के पैसे बचे थे। रेवेन्यू लगभग 0 पर आ गया था। ऐसी स्थिति में तो ज्यादातर कंपनियां लोगों को निकालना शुरू कर देती हैं। लेकिन ज़ोमैटो में कुछ अलग हुआ। कर्मचारियों ने खुद आगे आकर अपने वेतन में कटौती का प्रस्ताव रखा। किसी ने 10%, किसी ने 20%, किसी ने 50%। ये तो असाधारण बात है। इसके बदले में कंपनी ने क्या दिया? इसके बदले में कंपनी ने उन्हें ईसॉप्स दिए, मतलब कंपनी में हिस्सेदारी। तो ये एक सौदा था, एक भरोसा था। बिल्कुल, कि अगर कंपनी डूबी तो सब साथ डूबेंगे, लेकिन अगर उभर गई तो इस त्याग का फल सबको मिलेगा। और फल मिला भी। आईपीओ के बाद उन ईसॉप्स की कीमत 30 गुना तक बढ़ गई। वाह! ये कहानी तो टीम के विश्वास को दिखाती है। लेकिन गोयल के तर्कश में सिर्फ प्रेरणा वाले तीर ही नहीं है। उनका एक ऐसा तरीका है जो सुनने में बहुत कठोर लगता है, रॉक बॉटम रणनीति। रॉक बॉटम, इसका क्या मतलब है? वो खुद स्वीकार करते हैं कि कभी-कभी वो जानबूझकर अपने सबसे प्रतिभाशाली लोगों को चोट पहुंचाते हैं। 1 मिनट, चोट पहुंचाते हैं, ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। मतलब वो जानबूझकर अपने सबसे अच्छे लोगों को फेल करते हैं या उनका आत्मविश्वास तोड़ते हैं? हाँ, और यही इस रणनीति का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। उनका मानना है कि जब तक किसी प्रतिभाशाली इंसान का अहंकार पूरी तरह से टूट नहीं जाता, वो नई चीजें सीखने के लिए तैयार नहीं होता। जब आप सबसे निचले स्तर पे होते हैं, तभी आप किसी भी सलाह को सुनने के लिए सबसे ज्यादा खुले होते हैं। ये सुनकर मुझे उनके बचपन की बात याद आ रही है, जिस तरह उन्हें समाज ने एक तरह से रॉक बॉटम पर धकेल दिया था। क्या आपको लगता है कि वो उसी अनुभव को अपनी टीम पर इस्तेमाल करते हैं? ये एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। शायद वो अवचेतन में यही मानते हों कि इससे वो लोग भी मजबूत बनेंगे। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, एक बहुत बड़ा उदाहरण है ब्लिंकिट के अधिग्रहण के बाद का। ब्लिंकिट के संस्थापक अलबिंदर ढींसा उनके बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने अपने दोस्त पर भी ये तरीका आजमाया? हाँ, अधिग्रहण के ठीक बाद जब ब्लिंकिट के नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, दीपिंदर ने अलबिंदर को अपने ऑफिस बुलाया और सीधे कहा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम्हें कंपनी छोड़ देनी चाहिए। क्या? अपने ही दोस्त को, जिसकी कंपनी उन्होंने अभी अभी खरीदी है? इसका मकसद क्या था? मकसद था अलबिंदर को उस झटके से जगाना, उन्हें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करना कि वो क्या गलत कर रहे हैं। गोयल के मुताबिक ये एक जरूरी शॉक ट्रीटमेंट था। तो ये थी उनकी लीडरशिप की अंदरूनी कहानी। लेकिन ये विवाद सिर्फ कंपनी के अंदर तक सीमित नहीं है। जब ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदा तो बाहर भी एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। हाँ, उन पर सीधा आरोप लगा कि उन्होंने सिर्फ अपने दोस्त की डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए ज़ोमैटो के शेयरधारकों का पैसा इस्तेमाल किया है। इस पर उनका जवाब बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा, इतने बड़े और जोखिम भरे सौदे के लिए एक ऐसे व्यक्ति का होना जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें, ये सिस्टम में कोई बग नहीं बल्कि एक फीचर है। मतलब उनका तर्क ये था कि ये फैसला डेटा से ज्यादा भरोसे पर आधारित था। बिल्कुल। और एक दूसरा बड़ा विवाद जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, वो है गिग वर्कर्स और 10 मिनट डिलीवरी का। हाँ, ये आरोप कि 10 मिनट में डिलीवरी करने के लिए राइडर्स पर जानलेवा दबाव बनाया जाता है। इस पर वो पूरी तरह से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि राइडर्स को कभी भी ये नहीं बताया जाता कि उन्हें कितनी देर में डिलीवरी करनी है। जो टाइमर ग्राहकों को ऐप पर दिखता है, वो राइडर को नहीं दिखता। तो फिर 10 मिनट में डिलीवरी होती कैसे है? क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग चाल है? उनके मुताबिक इसका राज तेज गाड़ी चलाने में नहीं बल्कि स्टोर डेंसिटी में है।
मतलब हर छोटे छोटे इलाके में डार्क स्टोर्स का एक घना नेटवर्क बना दिया गया है। ज्यादातर ऑर्डर स्टोर से 1 किलोमीटर के दायरे में ही होते हैं। अच्छा, तो गणित ही ऐसा है कि सामान्य गति से भी 8-9 मिनट में दूरी तय की जा सकती है। सही पकड़ा। लेकिन राइडर्स की कमाई और उनके शोषण के आरोपों का क्या? ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। यहाँ उनका नजरिया बहुत ही अलग और विवादास्पद है। हाँ। वो मानते हैं कि ज़ोमैटो गिग वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी से कहीं ज्यादा भुगतान करता है। उनका तर्क है कि इन राइडर्स के लिए यह उनके पिछले किसी भी काम से बेहतर अवसर है। लेकिन फिर भी ये बहस इतनी क्यों होती है? गोयल का मानना है कि ज़ोमैटो ने कुछ गलत नहीं किया है। उनके शब्दों में, ज़ोमैटो ने बस भारत के अमीर और मजदूर वर्ग को पहली बार सीधे आमने सामने ला दिया है। पहले ये वर्ग अदृश्य था। हाँ, अब जब शहर का अमीर व्यक्ति अपने दरवाजे पर एक डिलीवरी पार्टनर को देखता है तो उसे लगता है कि ये एक समस्या है। गोयल कहते हैं कि ये समस्या नहीं बल्कि भारत की सच्चाई का एक बेहतर संस्करण है। ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव तर्क है। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं के बारे में क्या? वो तो एक हकीकत है। वो सड़क दुर्घटनाओं को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसे बताते हैं और कहते हैं कि कंपनी प्रभावित परिवार की मदद करने की पूरी कोशिश करती है। बीमा कवर देना, नौकरी की पेशकश करना, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना। और एक आखिरी विवाद कर्मचारियों को निकालने के तरीके से जुड़ा है। खबरें थीं कि ज़ोमैटो ने एक साथ 500-600 लोगों को निकाल दिया। इस पर वो सफाई देते हैं कि ये आंकड़ा पूरी तरह से गलत था और असल संख्या सिर्फ 20 के आसपास थी। और उनका कहना है कि कंपनी में किसी को भी अचानक नहीं निकाला जाता। ये फैसला महीनों के लगातार फीडबैक के बाद लिया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अक्सर कर्मचारी उस फीडबैक को गंभीरता से नहीं लेते। और जब आखिरी दिन आता है तो उन्हें लगता है कि ये अचानक हुआ। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें तो दीपेंद्र गोयल की क्या तस्वीर उभरती है? एक ऐसे लीडर की जो अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों से अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है, जो पारंपरिक कॉर्पोरेट नियमों को तोड़ता है। न कोई लंबे समय के लक्ष्य, न कोई तय प्रमोशन का रास्ता। और वो एक ऐसी संस्कृति बनाता है जो बहुत ज्यादा मांग करती है, जो हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग उसमें ढल जाते हैं वे असाधारण परिणाम देते हैं। बिल्कुल, वो अपनी टीम से ठीक उसी स्तर के जुनून की उम्मीद करते हैं जो उनमें खुद है। उनके लिए काम 9 से 5 की नौकरी नहीं बल्कि जिंदगी का एक मिशन है। उनके विवादास्पद तरीके जैसे रॉक बॉटम रणनीति नैतिकता पर सवाल जरूर खड़े करते हैं, लेकिन वो इसे लोगों को उनकी असल क्षमता तक पहुंचाने का एक जरिया मानते हैं। संक्षेप में वो एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें आप या तो पसंद करेंगे या नापसंद, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आज की इस बातचीत से हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार ये हो सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात ये है कि क्या कोई महान और नवाचारी कंपनी बनाने के लिए हर कर्मचारी में मालिक वाली मानसिकता का होना सच में जरूरी है? और क्या बड़ी सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप मुश्किलों को सोमवार के लिए टालने के बजाय शुक्रवार की रात को ही हल करें, या फिर इस जुनून की कोई मानवीय कीमत भी होती है?